वेलकम यू ऑल टू लीगल नैरेटिव। दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सीरीज़ है, उसमें पॉलिटी का आज पहला क्लास होगा। आज से हम पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। और पॉलिटी में ये जो पॉलिटी का टॉपिक है, आपका लीगल रीजनिंग में भी जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल है। जीएस के सेक्शन में जो पॉलिटी के अंडर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान, जिसको हम संविधान भी बोलते हैं ना। तो ये संविधान एक्चुअल में होता क्या है? संविधान ये एक्चुअल में क्या होता है? व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ, ठीक है। जैसे समझिए, एक देश है, देश को चलने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत होगी। देखिए, देश में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम, देश में अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, इकोनॉमी, सोसाइटी होती है, और भी बहुत सारे ऑल द डायमेंशंस, जितने भी आपके पहलू होते हैं किसी भी राज्य को, किसी भी देश के लिए, उन सब से संबंधित जो कोई भी कानून जिस बुक में लिखा होता है ना, उसको संविधान बोलते हैं। जहाँ कहीं भी लिखा होता है या जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे लिखित नहीं है, तो देश को चलने के लिए उनके हर बेसिकली मूलतः जो देखे तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, और भी बाकी सारे डायमेंशंस में, लीगल डायमेंशन, कानूनी तौर पे, तो जो कुछ भी आपका मिलता है ये सारा चीज़ें हमें संविधान से मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन बना किस शब्द से है? तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना है कॉन्स्टिट्यूएंट शब्द से। कॉन्स्टिट्यूएंट से। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट? तो टू कॉन्स्टिट्यूट, टू कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब जिस चीज़ को वो बनाए। फॉर एग्जाम्पल, समोसा खाते हैं तो समोसा में क्या होता है? आलू होता है ना। सो तो आलू कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है समोसा को। ओके, सो द पोटैटो इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द समोसा। सो इन दैट वे, जो बहुत ही उसका एकदम इंटेग्रल पार्ट है, उसी से मिल करके वो बना है। तो इन दैट रिगार्ड्स जो हमारा लॉ है ना, तो उस लॉ में जो सुप्रीम लॉ है ना, जो एकदम सुप्रीम मतलब प्रोविजन रखता है अपने में, जिससे बाकी सारे लॉज ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द इट कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। सरकार और उसका जो व्यवहारिक पक्ष है लोगों के साथ में किस तरीके से होगा, इनसे संबंधित जितने भी कानून हैं। देखिए, इस सीरीज में काफ़ी सारे बच्चों का जो हिंदी माध्यम के हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें हिंदी कंटेंट, हिंदी माध्यम से संबंधित कंटेंट कम मिलता है। तो यहाँ पे मैं हिंदी माध्यम में बोलूँगा और आप उसको रनिंग नोट्स के तौर पे बनाइए, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, हम आपको हर प्रकार का कंटेंट देंगे, ठीक है। जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, वी विल फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। आपको केवल पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, एंड सो दैट यू कुड परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो चलिए। तो संविधान में जो कानून होते हैं ना, जो सरकार और उनका जो पक्ष होता है, व्यवहारिक पक्ष, लोगों से लेकर के किस तरीके से व्यवहार करेंगे या जो भी, इससे संबंधित सारे कानून संविधान में होते हैं। ऑल अदर लॉज ऑफ द नेशन हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आपके बाकी कानून है ना देश में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा। दे हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनके अनुसार होंगे। कैसे? देखिए, आपने पढ़ा है आईपीसी पहले था ना, इंडियन पीनल कोड, अभी क्या है? अभी है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये सारे कानून, ये सब क्या हैं? ये सब लीगल लॉज हैं ऑफ ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज कौन कौन से हैं? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो ये सारे कानून हैं। ये सारे कानून को किसने बनाया? भारत के संविधान ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया ना। और पार्लियामेंट को पावर किसने दिया? इन लॉज को बनने का पावर संविधान के ही थ्रू मिलता है। अल्टीमेटली संविधान के ही प्रोविजन को मान करके ये कानून बनते हैं। जहाँ कहीं भी ये संविधान का उल्लंघन करेंगे, वेयर एवर दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ पे वो असंवैधानिक हो जाएंगे। समझ गए आप? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में जो रिलेशन है उसको गवर्निंग करने का है। ओके, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो संविधान जब नहीं था भारत का, उसके पहले क्या कहानी थी? तब कानून कैसे बनता था?
व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ मेकिंग द लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उसके लिए हमें भारत का इतिहास का कुछ चीज़ समझना होगा। जैसे 1600 एडी, जैसे पता है हम सभी को कि 200 साल के गुलामी के बाद में भारत आज़ाद हुआ है। ओके, सो उस 200 साल के प्रोविजंस में एक तरीके से संविधान के लिए जो डिमांड क्रिएट किया गया ना, वहाँ से ही नीड समझ में आया कि संविधान होना चाहिए। उसके बाद आज़ादी तक, आज़ाद होते होते तक हम लोगों ने मान लिया कि संविधान होना ही चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, देन लेटर ऑन वी फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। तो उसके पहले की कहानी क्या थी कानून बनने का? तो 1600 एडी में ट्रेडर्स के फॉर्म में, व्यापारी के तरीके से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ठीक है, लाइसेंस लेने के लिए कि उनको परमिट मिल जाए कि वो ट्रेड करें। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी भी बोलते हैं एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1600 फॉर परसुएडिंग द ट्रेड विथ इंग्लिश इंडीज, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो जो इंडीज़ वाला है ना, ये रीज़न साउथ एशिया बोले तो जो हमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और साउथ ईस्ट एशिया में जो आसियान कंट्रीज़ हैं, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंग, तो ये सारे इन सब कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करने के लिए इस कंपनी को फॉर्म किया गया था। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया। तो भारत में व्यापार करने के लिए इसको पूरी तरीके से अधिकार मिला हुआ था इस कंपनी को। ओके, फिर जैसा कि आपने पढ़ा था, जो संधि होती है इलाहाबाद की संधि 1765, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, दैट लेड टू द कंपनी टू ऑब्टेन दीवानी राइट्स। इसके थ्रू दीवानी राइट्स मिलता है कंपनी को। ये इसका मतलब है दैट इज बोले तो इसका मतलब दैट इज क्या? सो दीवानी राइट्स मीन्स राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, राजस्व एवं सिविल न्याय के जो कुछ भी अधिकार थे वो इस कंपनी को दे दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस किस जगह के? बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के। यहाँ के राजस्व और सिविल न्याय के भी जो भी अधिकार थे ये इस कंपनी को मिल गए। ठीक है, और ये मूलतः हम मोटे तौर पे इनका इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके आगे बीच बीच में जो कानून बने हैं उनको हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1858 में आप सभी को पता है क्या होता है? सिपाही विद्रोह, सेपॉय म्यूटिनी। एंड आफ्टर सेपॉय म्यूटिनी जो ब्रिटिश क्राउन है ना, ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन, उस टाइम पे क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया गवर्नेंस ऑफ इंडिया। भारत की गवर्नेंस की जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तब उन्होंने ले ली। ओके, बिकॉज सिपाही विद्रोह हुआ तो वहाँ से उनको लग गया कि ये जो कंपनी है हमारी, ये तो नहीं संभाल सकती है भारत को, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने सुपरविजन में ले लिया। शी टुक द सोवर्निटी अंडर हर सबॉर्डिनेट। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन ले लिया, इसे ले लिया गया और अंग्रेजी सरकार इसे संभालने यानी कि रेगुलेट करने लगी। ठीक है, तो पहला लॉ पे आते हैं जो इन्होंने बनाया। तो ये पहला लॉ इन्होंने कब बनाया था? जब इनको राइट मिला 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू दीवानी राइट्स एंड दीवानी राइट्स का रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस पे, तो उन्होंने लॉ बनाया। तो पहला एक्ट उन्होंने बनाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये क्या ब्रिटिश के पार्लियामेंट से ये लॉ बन रहे थे कंपनी को संभालने के लिए, टू रेगुलेट द कंपनी। व्हाट, विच कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बन रहे थे, तो 1773 में पहला लॉ बना। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसके कार्यों को नियंत्रण में लाने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए इन्होंने पहला लॉ बनाया है ना। टू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी वेयर रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। राजनैतिक और प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं थी इस कंपनी को जो दी गई थी, इनको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया बाय दिस एक्ट। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, इसने जो सेंट्रल केंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था की जो भारत में नींव रखी गई, वो इस एक्ट के ही थ्रू रखी गई। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं हम क्या होता है इसमें आगे। द गवर्नर ऑफ बंगाल, इसके पहले आपका गवर्नर, देखिए जो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का जो एक्सपेंशन हुआ दैट इज़ फ्रॉम फोर्ट विलियम सिटी, जो आपका मॉडर्न डे कैलकाटा है, तो बंगाल वाला जो एरिया है ना, वहाँ से ये शुरू हुए। और उस टाइम में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान था। रॉबर्ट क्लाइव, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। ठीक है, वो मतलब उन्होंने ही शुरुआत किया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम पे। और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इज अर्लियर नेम ऑफ कैलकाटा, अर्लियर नेम ऑफ कैलकाटा। ओके, और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, एक कार्यकारिणी परिषद बनाया गया जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? आपके बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इस चीज़ को
याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्स में ऐसे आता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ इसी एक्ट के थ्रू, एंड लॉर्ड इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ इस कानून के तहत, उसके पहले चीफ जस्टिस बने आपके लॉर्ड इम्पे। 1773 का जो एक्ट है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको याद कर लीजिए, मैंने जो हाईलाइट किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड ही एमसीक्यू आएंगे। और माइंड इट, आपने अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद करके मॉक टेस्ट और एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व किया, सो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, इट इज़ डैम श्योर। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1773 का जो एक्ट है, मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ध्यान दीजिए क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू। तो जैसे पहले आपका गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसको एक हायरार्की दी गई और इसके अंडर में दो सबऑर्डिनेट को लेके आया गया। ठीक है, दो सबऑर्डिनेट गवर्नर्स को, कौन कौन? गवर्नर्स, सॉरी, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। गवर्नर्स में गवर्नर होगा। ओके, सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को इनके सबऑर्डिनेट में कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज विलियम पिट्स उस टाइम पे पीएम थे ब्रिटेन के, तो उनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट बना। तो इसने आपका जो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस है ना कंपनी का, उसको डिफाइन किया, उसके बीच में जो डिफरेंस था उसके बीच में डिफरेंस बताया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने टू लुक द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी थी उसके जो कमर्शियल अफेयर्स थे ना, जो व्यापारिक काम कार्यविधि थे, उनको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया एंड न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ये दो आपके बनाए गए, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल अफेयर्स एंड देन न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू लुक आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ध्यान दे, ऑल दिस एक्ट्स वेर बीइंग पास्ड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन रहे हैं टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये सारे एक्ट बन रहे थे। ओके, नाउ कमिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ने क्या किया? देखिए, ये सेंट्रलाइजेशन का जो बेस है ना, फाउंडेशन, इंडिया में जो सत्ता पावर की जो केंद्रीकरण किया गया, वो इस कानून के थ्रू किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1883। हाउ? लेट अस सी दैट। बाई मेकिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार इंडिया एज अ टर्म यहाँ पे कॉइन किया गया, इंडिया एज अ टर्म नाम दिया गया। पहले क्या थे? एक प्रोविंस के तौर पे उनके पास बंगाल था, फिर उन्होंने दो बाकी प्रोविंसेस को अपने अधीन किया। ठीक है, बाकी दो प्रांत को अपने अधीन किया, बंगाल, बॉम्बे को और मद्रास को। फिर उन्होंने बोला कि अब से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ केवल बंगाल नहीं होंगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। ओके, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेनेटिक। पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेनेटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, पहले क्या था? कॉमर्शियल था और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों था ना, अभी क्या हो गया? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार जो इनका गवर्नमेंट था गवर्नर जनरल का, इसको एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना गया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ध्यान दे, तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, उसके जस्ट पहले का ये लॉ था। सिपाही विद्रोह हुआ था आपका 1857 में, 1857 की क्रांति कहते हैं उसको। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे चार्टर इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। पहले क्या था ना, जो सिविल सर्वेंट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स बनते थे ना, आज के डेट में जो आईएएस, डीएम, आईपीएस, एसपी ये सब बनते हैं ना, तो ये उन्हीं की, ये काफ़ी पुरानी चली आ रही है ये प्रणाली आईएएस सिविल सर्विसेज की। तो पहले सिविल सर्वेंट्स में केवल ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे, इंडियंस वर नॉट अलाउड, एग्जाम वाज नॉट ओपन टू देम। ठीक है, वो एग्जाम उनके लिए नहीं था, बट बाय दिस एक्ट ये एग्जाम उनके लिए खोला गया।
इंडियंस वेर परमिटेड टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। भारतीयों को पहली बार परमिट किया गया कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्ट लें। और पहला फर्स्ट सिविल सर्वेंट इन फर्स्ट इंडिया टू जॉइन द सिविल सर्विसेज वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आपको याद करना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ये पहले सिविल सर्वेंट बने, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, ठीक है। और गवर्नर जनरल्स का जो काउंसिल था उसको एक्सपेंड करके अब 12 मेंबर्स का कर दिया गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्ट। सो ये आपका अब होता है, यहाँ पे होता है बीच में सेपॉय म्यूटिनी, ओके, यहाँ पे होता है सेपॉय म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह। इस विद्रोह के बाद में सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झटका लगता है, क्योंकि एक इतना बड़ा प्रांत जो उनके हाथ में लगा था, एक इतना बड़ा राज्य एज अ कंट्री इंडिया, वो कंपनी रूल कर रही थी, तो उनको दिखा कि ये हमारे हाथ से जा सकती है। द कंपनी इज नॉट एबल टू रूल इट राइट नाउ, सो द गवर्नमेंट थिंक टू इंटरफेयर इन दैट पार्ट। अब यहाँ पे क्राउन को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड पार्लियामेंट और क्राउन को लगा, वहाँ के रानी को, कि अब हमें इंटरफेयर करना होगा। नाउ द कंपनी इज नॉट एबल, ये बात बड़ा हो गया है, अब कंपनी नहीं संभाल सकती, नाउ वी हैव टू इंटरफेयर इन दिस मैटर, इन दिस रिगार्ड्स। सो आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसीलिए ध्यान दीजिए नाम भी बदल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नॉट चार्टर एक्ट। इसके पहले चार्टर एक्ट था, उसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट था, बट अब आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कब आया? सेपॉय म्यूटिनी के बाद में। सेपॉय म्यूटिनी हुआ था 1857 में। दिस एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से अबॉलिश कर दिया गया। एंड ब्रिटिश क्राउन ने सोवर्निटी, जो संप्रभुता थी भारत की ना, उसको ब्रिटिश क्राउन ने लिया अपने हाथ में फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले द सोवर्निटी लाइज to East India Company, but now it is under it has been assumed by British Crown, and the designation of Governor General of India was changed to Viceroy of India. ध्यान दीजिए, पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल थे, एंड देन गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बना दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना। और पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसरॉय। तो हेस्टिंग से, बेंटिक से कैनिंग, विलियम वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेनेटिक एंड नाउ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ही इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आपको ऑप्शन में देगा कि वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेनेटिक, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट कैनिंग। तो क्या ऑप्शन होगा? लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब क्या होता है कि, और यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू एक नया पोजीशन बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अ न्यू पोजीशन वाज क्रिएटेड, दैट इज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ऑन ऑल द क्रिएटेड पावर्स ऑफ द क्राउन वेर एक्सरसाइज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बेसिकली ये जो वहाँ की क्वीन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्वीन, उनका रिप्रेजेंटेटिव थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो दो चीज़ें, दो बनी चीज, एक तो आपके वाइसरॉय थे जो इंडिया को गवर्न करते थे, एंड देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय के ऊपर आते थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ ब्रिटिश क्वीन, ठीक है। तो वाइसरॉय 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 आपको रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, एंड ये लंदन पार्लियामेंट एंड क्वीन विक्टोरिया को, ओके। अब आते हैं आगे क्या हुआ। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक मंत्री के पद पे रहते थे, ही इज अ मिनिस्टर बेसिकली, कैबिनेट मिनिस्टर। और वो रिस्पॉन्सिबल तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते थे वहाँ के पार्लियामेंट में, सॉरी हाँ ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे वो। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, बट ही वॉज नॉट इंडियन, ही वॉज अ ब्रिटिश, ठीक है। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल कॉल्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इनको असिस्ट करने के लिए, वाइसरॉय को जैसे असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनी थी ना, जिसका एक्सपेंड करके 12 मेंबर बन गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पे बना आपका काउंसिल ऑफ इंडिया दैट कंटेन्स 15 मेंबर्स, ओके। सो द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कम्पोज ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफ पीपल फ्रॉम इंग्लैंड। इसमें केवल इंग्लैंड के लोग थे, भारतीय कोई मूल का यहाँ पे शामिल नहीं था। And the Secretary of State of India who was responsible to the British Parliament was governed India through Viceroy। Viceroy के थ्रू ये गवर्न करते थे, Secretary of the State Viceroy के थ्रू गवर्न करते थे। और एग्जीक्यूटिव Viceroy को आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करती थी, क्योंकि हायर ऑफिशियल्स होते थे गवर्नमेंट के, ठीक है। तो क्या थे? दो काउंसिल्स थे ना, एक तो कौन सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक काउंसिल ऑफ इंडिया है, 12 मेंबर्स का, 15 मेंबर्स का। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करते थे और ये वाइसरॉय को असिस्ट करते थे, ओके।
ये लंदन में रिपोर्ट करते थे, ये इंडिया को मैनेज करते थे। दिस एक्ट ऑल्सो इम्पावर्स द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। इस एक्ट, इस कानून के तहत जो वॉइस रॉय थे, इनको अध्यादेश पारित करने का भी अधिकार मिला। एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स है ना, कानून बनाने के जो पावर्स थे, तो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने के भी पावर आपके दिए गए इसके थ्रू। और पोर्टफोलियो सिस्टम, जो मंत्रालय का व्यवस्था होती है ना, ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया 1859 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू वॉइसरॉय जो थे ना, वो 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो 12 मेंबर्स के काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें ये 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नॉट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, वो पहले वॉइसरॉय, हाँ, वो उन्होंने नॉमिनेट किया, हाँ, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने नॉमिनेट किया राजा ऑफ बनारस को, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड होने वाले पहले 3 इंडियंस कौन कौन थे? तो ये आपके थे राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ओके। और ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, इसको अप्रूवमेंट मिल गई, ऑफिशियली अप्रूव कर लिया गया। जो वॉइस रॉय ने उसको इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, उसको अप्रूव कर लिया गया। नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट पहली बार आया, और वो एक्सेप्ट कर लिया गया विद सच सम लिमिटेशंस टू प्रोविंशियल काउंसिल्स। जो प्रोविंशियल प्रांतिक परिषद थे, उनको कुछ लिमिटेशंस के साथ में इनडायरेक्ट इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया गया। लिमिटेशंस में जबकि जमींदार, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुड रिकमेंड मेंबर्स, जो कि वोट कर सकते थे केवल, है ना। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको एक्सपेंड कर दिया 16 मेंबर्स तक। जो 12 थे वो अब 16 हो गए। और इंडियंस कुड आस्क क्वेश्चंस। अब क्या हो गया इसमें, जो 16 मेंबर का काउंसिल बना, यहाँ पे इंडियंस क्वेश्चंस तो पूछ सकते थे, बट कोई डिस्कशन अलाउड नहीं था। दे वर जस्ट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्ट, मिंटो मॉर्ले, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज मिंटो वॉज द वॉइसरॉय एंड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो क्वीन विक्टोरिया को, उनको रिप्रेजेंट, उनको रिपोर्ट करते थे, और मिंटो वॉज वॉइसरॉय। यहाँ पे इंडियंस वेयर इंक्लूडेड इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार भारतीयों को, जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो उनको ले लिया गया था, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो नहीं इंक्लूडेड थे। एंड द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एक्सपेंडेड फ्रॉम। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, इसको 16 से 60 कर दिया गया, है ना। यहाँ पे 3 इंडियंस अलाउड थे ना, श्री राजा ऑफ बनारस, और नॉमिनेट कर सकते थे वहाँ पे 3 इंडियंस में, 3 इंडियंस को। तो उसमें राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, इनको ऐड किया गया था। अब क्या होता है, इंडियंस को तो डिस्कशन के लिए अलाउड कर दिया गया, ठीक है, एंड सम वोटिंग राइट्स भी, कुछ वोट देने का भी अधिकार काउंसिल्स में दे दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। बट इन फाइनेंशियल मैटर्स, नॉट इन फाइनेंशियल मैटर्स, बट ओहो, नो नो नो, हाँ, नॉट इन फाइनेंशियल मैटर्स, बट नॉट इन फाइनेंशियल मैटर्स। जो भी पैसों से संबंधित मुद्दे होते थे, वहां पे उनको कोई अधिकार नहीं गया था, वो उनके सोल डोमेन में था, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार जो कम्युनलिज्म का जो बीज बोया गया ना, सांप्रदायिकता के बीज पहली बार बोई गई, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, जहाँ पे मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऐड किया गया, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। इसमें क्या होता था, अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। केवल मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते थे, हिंदू वोटर्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट फॉर अ मुस्लिम कैंडिडेट, है ना। सो द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म वेर सोन फॉर द फर्स्ट टाइम। अलगाववाद का जो बीज था, पहली बार यहाँ पे बो दिया गया। एंड 1909 एक्ट ने, इसने सांप्रदायिकता को लीगलाइज कर दिया, वैधानिक बना दिया, ठीक है। और मिंटो, जो मिंटो है ना, हु वाज मिंटो है, ध्यान दे, तो मिंटो इज द वॉइस रॉय। तो जो वॉइस रॉय थे ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से कहते हैं क्योंकि कैम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय एंड मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पहली बार थोड़ा सा जिम्मेदाराना पूर्वक सरकार का रोल इस एक्ट में देखा गया। यहाँ पे आपका बाई कैमरलिज्म लाया गया, इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। यहाँ पे दो हाउसेस बने, अपर हाउस लोअर हाउस, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें 145 मेंबर्स थे, इसमें 60 मेंबर्स थे। और डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया, प्रोविंसेस में भी आपका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए गए, डायरेक्टी वॉज इंट्रोड्यूस, सो द गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑल्सो। ओके, सम डिपार्टमेंट्स और प्रोविंसेस में भी आपका गवर्नमेंट बनाएगी और उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स भी बने, कुछ पासर उनको कुछ अधिकार भी दिए गए कानून बनाने से संबंधित। सम डिपार्टमेंट्स वेर गिवन टू द इंडियंस को कौन, और कुछ गवर्नर्स ने अपने पास रख लिए। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली को जो दिए गए, पीडब्ल्यूडी लाइक और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये दिया गया। बट गवर्नर ने रेलवेज और कम्युनिकेशन जो मेन थे ना, इनको अपने पास में रिजर्व किया। एंड डायरकी वॉज एप्लीकेबल ऑन स्टेट लेवल, नॉट एट सेंट्रल लेवल। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस इनडायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस, पहली बार इलेक्शन का इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और लिमिटेड फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कुछ ही लोग इसमें वोट कर सकते थे, लाइक लैंड होल्डर्स, टैक्स पेयर्स, ऑफिसर्स, टाइटल होल्डर्स अलाउड वोटिंग राइट्स। इन लोगों को जो पैसे देते थे, कर भरते थे, कर भुगतान करते थे, अधिकारी होते थे, जमीनों के मालिक होते थे, इन सबको वोटिंग राइट्स दिया गया, हर किसी को दिया नहीं गया। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, अभी यूपीएससी जो है आपका, यूपीएससी, ये सिविल सर्विसेज को जो रिक्रूट करते थे, तो इसका पहली बार बेस बनाया गया यूपीएससी का, है ना। और कम्युनल, ये जो काम है ना, जो पहले इन्होंने सांप्रदायिकता भड़काई थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, यहाँ पे इन्होंने उसको बढ़ाया, सिक्स तक भी लेके गए। सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया उसमें, यूरोपियंस भी इंक्लूड हुए उसमें, एंग्लो इंडियंस को भी इंक्लूड किया। मतलब मुस्लिम्स के अलावा इन सारे लोगों में भी इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम यहाँ पे लागू किया। ठीक है। 1919 फॉर्म जो था, रिफॉर्म्स फेल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन द इंडिया एंड दिस लेड टू स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एजुटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ये जो आपका 1919 का जो कानून था, ये जो लोगों की महत्वाकांक्षा थी, जो उनकी डिमांड थी, उसको फुलफिल करने में, उसको पूरा करने में असक्षम था। और जिसकी वजह से स्वराज का जो मांग था ना, सेल्फ रूल, खुद का गवर्नमेंट, खुद की सरकार, उसका जो विद्रोह था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये और भी बढ़ता गया, बिकॉज द क्राउन वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल, दैट्स वाई द एजुटेशन इंक्रीज्ड एंड these acts led to the further agitations under the leadership of महात्मा गांधी। सो नाउ द अभी जो इन्होंने ये जो एक्ट बनाया था 1919, ये जो कानून बनाया था, बेसिकली इनके नज़र में ये जो संविधान के तौर पे इन्होंने भारत को बना के दिया था। तो अब इसको समझने के लिए, कि इस पे रिपोर्ट लाने के लिए कि क्या इसका प्रभाव आया लोगों में, इन्होंने एक कमीशन बनाया, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इन नवंबर 1927। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया। ठीक है। ये 7 सदस्यों का कमीशन था, इट वॉज अ 7 मेंबर कमीशन। इसके चेयरमैन जो थे ना, वो आपके जॉन साइमन थे, जिसके हेड थे। ही वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो इन्हीं के नाम से इसको साइमन कमीशन बोला गया। इसका पर्पस था, इसका जो उद्देश्य था, दैट वाज टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लॉन्च हुआ था, इन्होंने बनाया था, पास किया था, उसके तहत क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या सिचुएशन आया, क्या क्या बदलाव आए, क्या स्थिति बनी उससे भारत में, उस पर एक विस्तृत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना इस कमीशन का काम था। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो समस्या आया, काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ा, काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी इस कमीशन को, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार करना भी उचित था, ये अनुचित था ऐसे कमीशन को बनाना। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के लिए आपने कानून बनाया, उसका क्या इम्पैक्ट भारत के लोगों पे आया, आप उसको समझने के लिए भारतीयों को नियुक्त करेंगे, वो समझ पाएंगे ना। जो हमारी संस्कृति है, उसको हम समझ पाएंगे ना। कोई भी कानून बनता है, उस कानून का क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव, किस प्रकार का परिणाम उस कानून की वजह से हमारे संस्कृति में देखने को मिलता है, दैट वी ओनली कैन अंडरस्टैंड, नॉट द ब्रिटिशर्स। हाउ कैन दे अंडरस्टैंड?
अब हम जाएं कल को ब्रिटेन में, वहाँ पे कोई कानून बना, उसका क्या परिणाम उनके कल्चर पे आ रहा है, उनके वो देश में आ रहा है, अनलेस वी आर अनअवेयर ऑफ देयर कल्चर वी कांट प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन दैट। हम बना ही नहीं सकते। यहाँ पे 7 मेंबर कमीशन उन्होंने बनाया एंड ये 7 मेंबर कमीशन में सारे ब्रिटिशर्स भरे हुए थे। सो वो कैसे एनालाइज कर पाते कि क्या रिपोर्ट आया, इसमें क्या क्या कंडीशन आई, क्या चेंजेस आया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर ब्रिटिश। सो ऑल द पार्टीज, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हर पार्टीज ने, महात्मा गांधी, सब ने बॉयकॉट किया इस कमीशन को एंड साइमन गो बैक के नारे लगे। एंड साइमन कमीशन, और इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि जो डायरकी है ना आपका, इसको आप खत्म करो, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का दे रहे हो उसको हटाओ एंड इलेक्टोरेट को बढ़ाओ, लोगों को बढ़ाओ, वोट वोट देने का अधिकार बढ़ा दो, बल्कि जो डायरकी का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का प्रोविंशियल में भी गवर्नमेंट दे रहे हो सेंट्रल, इसको खत्म करो। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोविंशियल डायरकी बोले तो जो प्रांत के रूप में दो अथॉरिटीज़ थी, उसको हटा करके सेंटर में आपने डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। ऑल इंडिया फेडरेशन विथ ब्रिटिश इंडियन टेरेटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, अखिल भारतीय संघ, जहाँ पे ब्रिटिश इंडियन टेरेटरीज थी और प्रिंसली स्टेट्स थे। पहले जो गवर्नमेंट का इन्होंने रोल दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता जो थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उसको अब इन्होंने ख़त्म करके यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया विथ आपका ब्रिटिश इंडियन टेरेटरीज, जो कि ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर रखा था, मतलब उनका कंपनी, सॉरी, ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर में डायरेक्टली लेती थी, और बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो कि आपके राजघराने थे उनका अलग बना दिया, ठीक है। इसने इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेचर की साइज बढ़ाई, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, तो जो साइमन कमीशन ने बोला था उसको एक्सेप्ट किया। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट, यहाँ पे जो कानून बनाने के जो आपके सब्जेक्ट्स थे, विषय थे, उनको 3 भाग में बांटा गया। रिटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है ना, जो उन्होंने सीट कम्युनलिज्म का वो रखा था, उसको तो कंटिन्यू किया, इट वॉज कंटिन्यूड, इसको यहाँ पे अबॉलिश नहीं किया। जो बीज उन्होंने सांप्रदायिकता का लोगों के बीच में जो भड़काव चीज़ें उन्होंने बीज के तौर पे रखी थी, बनाई थी, डाली थी, वो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू किया, है ना। 3 लिस्ट में इन्होंने डिवाइड किया। वो 3 लिस्ट आपके कौन कौन से थे? सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, द डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, कम्युनिकेशन, इन विच ओनली सेंटर कैन टेक डिसीजंस एंड मेक लॉ। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में रख के इस पे लॉ बना सकती थी। एंड प्रोविंशियल में ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स, केवल जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, कैन मेक लॉज और टेक डिसीजंस, प्रोविंशियल लेवल पे थी। एंड कंकरेंट में जहाँ पे दोनों बना सकते थे। ओके, सो नाउ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी, तो यहाँ पे प्रोविंशियल डायरकी को इन्होंने ख़त्म किया। प्रोविंशियल डायरकी दैट इज़ जो प्रोविंस के लेवल पे उन्होंने 2 गवर्नमेंट बनाई थी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक आपका मिनिस्टर्स जो इंडियन गवर्नमेंट्स थे, उसको उसको उसके तौर पर उन्होंने फिनिश करके केवल एक ही गवर्नमेंट रखा, है ना। और डायरकी को सेंट्रल लेवल पे बनाया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ये इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। तो 3 जो लिस्ट थे उस पे यहाँ पे इन्होंने पावर को डिवाइड किया, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट जो आज भी इंडिया में है, सेक्शन शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट आज भी हैं। ओके, सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंक्रीज कर दी गई, जो आपके प्रांतीय स्वायत्तता थी, स्वशासन जो राज्य के लेवल पे थी, प्रांत के लेवल पे, उसको बढ़ाई गई, है ना। डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार इंट्रोड्यूस हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1937 में। कम्युनल इलेक्टोरेट्स को ऐसे रिटेन किया गया, जो बर्मा, करेंट मॉडर्न डे म्यांमार है, उसको हटा दिया गया, सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम इंडिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द पावर्स इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है ना। फेडरल लिस्ट मतलब जो आप पे, जिसमें आपका केवल सेंट्रल लॉ बना सकती है, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें केवल प्रांत की सरकार बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर बना सकते हैं। बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म यानी कि यहाँ पे आपका 2 बॉडीज बनाई, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो उनका वहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल 2 बनाया। जो स्टेट असेंबलीज थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 हिस्सों में बनी।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार स्टैब्लिश किया यहाँ पे 1935 में। ये कमीशन का नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिल्टन यंग कमीशन। इनके रिकमेंडेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। किस एक्ट से बनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और जो पहला हेडक्वार्टर था दैट वाज इन कलकत्ता, later on shifted to Bombay. Okay, first headquarter of RBI was in Calcutta. Now coming to the last, Indian Independence Act 1947. इसने ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया, डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947। 15 अगस्त 1947 से भारत एक संप्रभुता वाला राज्य बना, आज़ाद हो गया। प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी दे दी गई कि वो या तो भारत को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या तो चाहे तो वो आज़ाद रहें, रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। बंगाल, पंजाब एंड बंगाल को पार्टीशन किया गया। जो आज का जो आपका पंजाब प्रोविंस है ना पाकिस्तान में, तो पहले ये पूरा ये पंजाब प्रोविंस, पंजाबी बोलते थे, उसके बेसिस पे ये पंजाब प्रोविंस था। और वहाँ पे बंगाली थे, बंगाल। तो बंगाल में जो बांग्लादेश का एरिया है ना, जो आपका बांग्लादेश का नीचे इधर एरिया है, ये आपका इधर का बांग्लादेश का एरिया आता है, इधर से भारत है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है, ये जो पंजाब है, इंडियन पंजाब, ऐसे ही पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पहले ये दोनों एक में थे, भारत ही पूरा अखंड था। तो ये इंडियन पंजाब, जहाँ पे हिंदूज की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लाइक सिक्स वगैरह ज़्यादा, सिक्स पॉपुलेशन ज़्यादा थे, इनको इंडिया में कर दिया। एंड जो मुस्लिम डोमिनेटेड थे दे वेंट टू द पाकिस्तान। और यहाँ पे पार्टीशन करके जो बंगाली मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा जहाँ पे थी, वहाँ पे बांग्लादेश, जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है, उस टाइम पे ये पाकिस्तान का ही पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान। ओके, तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो वॉइसरॉय थे, इनका नेम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना दिया गया। ठीक है, तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? गवर्नर ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ से वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, वॉइसरॉय से फिर से नेम चेंज किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, और लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने। और सेकंड और लास्ट गवर्नर जनरल, मतलब इनके बाद में जो लास्ट जो गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ही वाज सी राजगोपालाचारी। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी थे, क्योंकि ये भारतीय मूल के थे। और जब तक ये इस एक्ट के थ्रू जो प्रोविज़न था वो, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता भारत का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके थ्रू स्थापित हुई, और जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं बन जाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बाकी सारे जो भी प्रावधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू चलेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, और उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास हमारे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट होगी। ठीक है, सो थैंक यू, डू like, share, subscribe and comment. Thank you so much.